आज सुनिए हिंदी साहित्य कथा जगत की श्रेष्ठ और वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी साबुन की टिकिया। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। आज फिर साबुन की टिकिया गायब थी। यह चौथी बार हुआ था कि उसके महंगे खुशबूदार विदेशी साबुन की आधी टिकिया गायब हो गई थी। उसने गौर किया था, जब भी साबुन आधा रह जाता था तभी वो गायब हो जाता था। कभी गुलाबी, कभी हरी, कभी स्काई ब्लू, कभी डार्क ग्रीन, तो कभी सफ़ेद साबुन की टिकिया यकायक ही अदृश्य हो जाती थी। कहाँ गिर गई? वो इधर उधर देखती, पर साबुन नहीं मिलता। बाथरूम में एक अलमारी है। अलमारी में कई पार्टीशन हैं, जिनमें अलग अलग चीज़ें सलीके से रखती है वो, जैसे शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, फेस मास्क, डिटॉल, ब्रश, पेस्ट आदि आदि। पहले, बहुत साल पहले, उसने देखा था कि चूहे साबुन उठाकर ले जाते थे। प्रत्यक्ष तो नहीं देखा था, बस अनुमान लगाया करती थी। लेकिन इस मकान में चूहा तो क्या, मच्छर तक नहीं घुस सकता है। जालियों से पूरे घर की खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान पैक करवा दिए थे। पति का अपना अलग साबुन और शैम्पू रहता है। उनका साबुन आज तक गायब नहीं हुआ। जब तक कि पूरा साबुन घिस नहीं जाता, तब तक वे साबुन का इस्तेमाल किया करते हैं। क्या तुमने मेरा साबुन देखा? नहीं। फिर कहाँ गया? वहीं कहीं गिर गया होगा, नाली में, टंकी के पीछे या वॉशिंग मशीन के नीचे। पर मैं तो संभाल कर रखती हूँ। अरे तुम भी किन फालतू की बातों में उलझी रहती हो। सड़ी सी चीज़, वो भी साबुन, और वो भी आधा साबुन। बात आधे साबुन की नहीं है, बात उसके गायब होने की है। कोई और सामान होता तो भी मैं सोचता, पर साबुन? पति हंस रहे थे। अरे साबुन भी तो बेशकीमती होता है। सौंदर्य प्रसाधन, दुनिया की आधी सुंदरियां जिनका विज्ञापन करती हैं, उन सुंदर विज्ञापनों पर नज़र आती खूबसूरत मॉडलों की देह को निखारता, संवारता, सुंदर और चिकना बनाता, आकर्षण और सेक्स को आमंत्रण देता नज़र आता है। साबुन को तुम सामान्य कह रहे हो? साबुन से उठता झाग, समुद्र की लहरों और पानी की बूंदों का सौंदर्य शास्त्र रचता नज़र आता है। साबुन से उठती महक, आहा, कभी चंदन की, कभी गुलाब की, कभी एलोवेरा की, कभी जैस्मीन की, कभी नीम की, कभी नींबू की, कभी फलों की, कभी जड़ी बूटियों और अनगिनत अज्ञात पत्तियों फूलों की। वो खुशबू भी तो उसको चोरी करने को आमंत्रित करती होगी। करोड़ों का कारोबार करने वाला साबुन, शरीर को स्वच्छ और तरोताज़ा बनाने वाला साबुन, जो चेहरे और देह को स्वच्छ बनाकर उसकी शोभा बढ़ाता है, जो बाजार में रौनक लाता है, उस साबुन को तुम मामूली सी चीज़ कह रहे हो? माफ़ करो देवी, अपने साबुन की सौंदर्य कथा अपने तक रखो। वो तुम्हारा विषय हो सकता है। तुम उसकी उत्पत्ति, उत्पादन, प्रचार प्रसार, उससे होने वाले व्यापार और उसके महत्व पर थीसिस ही लिख डालोगी। फिर वो सोचने लगी। पहला साबुन कल गायब हुआ था, शुक्रवार को, दूसरा शनिवार को, तीसरा रविवार को, और चौथा साबुन गायब हुआ था इस रविवार को। कौन कौन उठा सकता है? बाई, मंजू। हाँ, उसकी हर चीज़ पर नियत रहती है। कपड़े देखते ही कहेगी, आंटी आपके पास बहुत सूट हैं, एक दो मुझे दे दो। या फिर चप्पलें, जूते देख कर कहेगी, जब भी आप जूते चप्पल फेंको तो मुझे दे देना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो न देखती हो, जिसके ऊपर उसकी लालची निगाहें न रहती हों, या जिनके लिए टोकती ना हो। उसे हमेशा ये बात खटकती रहती है कि वह अपने ही घर में अपनी चीज़ें फैलाकर खोल कर नहीं रख सकती। हर चीज़ छुपा कर रखनी होती है, मेकअप का सामान और साड़ी ब्लाउज भी। क्या मंजू ले जा सकती है? पर वो तो मेरे सामने ही जाती है, हाथ धोकर, दुपट्टा उठाकर। कभी भी उसके हाथ में कोई छोटी चीज़ नहीं देखी। हो सकता है कचरे की थैली में लपेट कर रख लेती हो और बाहर जाकर निकाल लेती हो। ओफ, क्या टुच्ची सोच है। वो स्वयं पर झुंझलाने लगती है। फिर और कौन हो सकता है? ड्राइवर तो कभी जाता ही नहीं है। नकुल, हाँ, नकुल को चीज़ें ले जाने की आदत है, पर इस्तेमाल किया गया साबुन, वो नई चीज़ें उठा सकता है, पर पुराना नहीं। क्या गोमती के बारे में क्यों नहीं सोचा उसने? गोमती ही वो महिला है जो टॉयलेट और बाथरूम की सफाई के लिए आती है। देर तक सफाई करती है, घिस घिस कर धुलाई करती है, फिर डिटर्जेंट मिला पानी झाड़ कर झाड़ू से रगड़ती है, फिर कपड़े, दीवारें, फर्श, वॉश बेसिन साफ़ करती है।
कई बार तो उसे टोकना पड़ता है, गोमती क्या कर रही हो, कहीं बाथरूम तो नहीं जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके टॉयलेट का इस्तेमाल करती हो या बाहर से आकर हाथ मुंह धोती हो। जी मैडम, आपने कुछ कहा? मैंने सोचा तुम चली गई हो। नहीं मैडम जी, सफाई कर रही हूँ। इतनी देर तक? मैं ज़रा आराम से करती हूँ मैडम जी। तुम कहाँ कहाँ काम करती हो? बस आपका घर पकड़ा है। क्यों? वो हमारे साहब करने नहीं देते हैं। चोरी छुपे आपके घर आती हूँ। चोरी छुपे? मैं तो झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, पर इतने से काम से घर नहीं चलता मैडम जी। इस पेमेंट में से ठेकेदार अपना हिस्सा मांग लेता है। तुम देती क्यों हो? ना दूँ तो निकाल देगा। शिकायत कर दो। किससे शिकायत करूँ, सब मिले रहते हैं। क्या वो वही था जो उस दिन आया था? जी। उसे याद आया, एक दिन सुबह सुबह तेज़ घंटी बजी, लगातार 2-3 बार। वो भागी भागी गई। आपके यहाँ कोई बाई काम करने आती है? हाँ। अभी आई है? हाँ, काम कर रही है। आप बुला दीजिए। तुम कौन हो? आप बुला तो दो। बता दूंगी, अभी काम कर रही है। अभी अभी बात करनी है मुझे। क्या दादागिरी है तुम्हारी, हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? तब तक गोमती घबराई हुई आई। माफ़ करना मैडम जी, वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। हरामजादी, मैं वहाँ देख रहा हूँ और तू यहाँ चोरी छुपे आई है। यहाँ कैसे आई? करूँ शिकायत? चल नीचे आ, बताता हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे लगातार गालियाँ दिए जा रहा था। कौन था ये? वो गुस्से में चिल्लाई। वो मेरा पति, मेरा बॉस मेरा। गोमती हकला रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ आकर चिल्ला रहा था, गालियाँ दे रहा था? जो बात करनी है नीचे करे। अगली बार आया तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूंगी। तुम्हें गालियाँ दे रहा था और तुम सुन रही थी? क्यों सुन रही थी? माफ़ कर दीजिए मैडम, माफ़ कर दीजिए। वो मेरा पति नहीं था, वो मेरा बॉस मतलब ठेकेदार था। वो नहीं चाहता कि मैं कहीं भी काम करूं। मैं समझा दूंगी, कहकर वो अपने काम में लग गई। उसने देखा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा दूसरे दिन वो नहीं आएगी, पर दूसरे दिन वो और जल्दी आ गई। सूरज अभी निकला ही था, धूप फैल गई थी, ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियाँ छत पर उतर आई थीं। आज तो नहीं आएगा? नहीं। घर में सब काम करते होंगे? कोई काम नहीं करता मैडम जी। क्यों? लड़के आवारागर्दी करते हैं, आदमी घर में रहता है, बस बहुएं काम करती हैं। बहुएं बहुत अच्छी हैं, वही मेरा साथ देती हैं। चलो, कोई तो तुम्हारा साथ देता है। गोमती हमेशा साड़ी पहन कर आती थी, उसका सिर ढका रहता था, हाथों में ग्लव्स होते, मुंह पर कपड़ा बंधा होता, दुपट्टा लपेट कर वो पूरे शरीर को ढांपे रहती थी। उसने कई बार गहरी निगाहों से उसका चेहरा देखा था। आंखों में गहरी चौड़ी काजल की रेखा, माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी, लिपस्टिक लगी होती उसके पतले होंठों पर। सचमुच वो खूबसूरत महिला है। जितना सुंदर उसका चेहरा था, उतनी सुंदर और भरी हुई उसकी देह है। उसकी गोरी देह पर धूल की परतें जमा होती, जिन्हें वो भरसक साफ करती। इसको इतना समय कब और कैसे मिल जाता है कि इतने अच्छे ढंग से तैयार होकर काम करने आती है? सड़क पर धूल उड़ाती, झाड़ू लगाती, कचरा इकट्ठा करती और यहाँ टॉयलेट साफ़ करती, फिर भी मेकअप करके आती है। तुम तो बड़ी खूबसूरत हो गोमती, एक दिन उसने प्रशंसा करते हुए कह ही दिया। जी मैडम, वो हल्के से मुस्कुरा दी। कितने सुंदर दांत। तुम्हें पहनने ओढ़ने का शौक़ है? जी, काम पर आती हूँ तो लगता है ठीक से तैयार होकर आना चाहिए। अच्छी बात है, अपना ख्याल तो रखती हो, मुझे अच्छा लगता है। तुम पर तो कितने मरते होंगे? उसने मजाक करते हुए पूछा। आप भी मैडम जी, वो मुस्कुरा दी। इसमें बुराई क्या है? मैं भी अच्छे परिवार से हूँ, अच्छी जाति से। ये मेरा काम नहीं। हमारी जाति में ये काम बुरा माना जाता है, पर मजबूरी में सब काम करना पड़ता है। झाड़ू पोछा मुझसे होता नहीं, बर्तन भी मुझसे मांजे नहीं जाते, तो ये काम करती हूँ। देखो गोमती, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम काम कर रही हो, अच्छे से परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हो। कोई काम छोटा बड़ा या अच्छा या बुरा नहीं होता। उसने 1000 बार 1000 लोगों के मुंह से बोला गया आदर्श वाक्य दोहरा दिया। गोमती ने उसके द्वारा की गई प्रशंसा का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना दुपट्टा उठाकर चली गई। उसका बहुत मन करता कि वे गोमती को सुंदर रंगीन साड़ियाँ ला दे, उसकी बहुओं को सूट दे दे, या उसकी सुंदर सलोनी कलाइयों के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दे, या उसके नरम पतले धूल भरे पाँवों के लिए पायलें ला दे।
पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी डर और संकोच बना रहता कि कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस न लग जाए। वो उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन चोट चोट तो कदम कदम पर खाती है, ठेकेदार से, पति से, बच्चों से, इस जमाने से। गोमती, मेरे साबुन कहीं गिर जाते हैं, जब तुम सफाई करो तो देख लेना, उसने एक दिन कह ही दिया। जी मैडम जी, गोमती थोड़ा सकपका कर बोली। उन्होंने दूसरे दिन उसको कुछ नए साबुन दे दिए। क्यों मैडम जी? रख लो, सफाई के बाद हाथ मुंह धोने के काम आएंगे। वो ये तो न कह सकी कि अब तुम मेरे साबुन मत उठाना। दूसरे दिन रविवार था, सब जगह छुट्टी होती, पर गोमती आती थी। उसको ठेकेदार की तरफ से कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी। देखो, आज फिर तुम्हारा साबुन मार कर न ले जाए, पति ने कटाक्ष करते हुए ही कहा था। बेचारी, तुम उसकी मजबूरियां नहीं समझ सकते। अब बेचारी हो गई, छोटी छोटी चीज़ों पर हाथ मारकर बड़ी चीज़ें चुराना शुरू कर देगी, तब समझ में आएगा। नहीं, वो ऐसी नहीं है। तुमने उसकी आत्मा में झांक कर देख लिया? चोर तो है ही ना, साबुन चुरा कर ले जाती है कि नहीं? तुम उसे चोर कह रहे हो जो महज घिसी बच्ची साबुन की टिकिया ले जाती है, जिसे बाद में हम फेंक देते हैं। तुम उन्हें चोर नहीं कहते जो देश के संसाधनों को बेच देते हैं, जो हमारी ज़मीनों को बेच देते हैं, जो कंपनियां हमारे लोगों की कमाई और हिस्सा मार लेती हैं, जो दलाल किसानों की फसल खा जाते हैं, जो बिचौलिए गरीबों का राशन खा जाते हैं, जो माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनकी स्कॉलरशिप और शिक्षा को बेच खाते हैं, जो हेल्थ माफिया आदमियों के अंगों का व्यवसाय करते हैं, जो दवाइयों की कालाबाजारी करते हैं, जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जो जंगलों को बेचकर खा जाते हैं, वो चोर हैं या? गोमती, एक गरीब मजबूर औरत को चोर कह रहे हो क्या गया है तुम्हें? एक मामूली सी बात का बतंगड़ बना दिया तुमने तो। कल तो तुम ही शिकायत कर रही थी। बड़े बड़े घोटालेबाज चोर हैं या एक साबुन की टिकिया चुराने वाली चोर? मैंने जस्ट पूछा था, बताया था, कौन बड़ा चोर है बताओ। तुमने तो सीरियसली ले लिया यार। हाँ, क्योंकि तुमने गलत बात कही, गलत बात का आरोप लगाया। तुम जो होटलों में से साबुन, शैम्पू और मॉइस्चराइज़र उठा ले आते हो, वो उसका हम पेमेंट करते हैं। ये व्यापारी जो 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं, वे चोर नहीं हैं? है ना, मैंने कब कहा कि वे चोर नहीं हैं? गोमती का दोष इतना है कि वो परिस्थितियों की मारी है, घर से परेशान, बाहर की व्यवस्था से परेशान। ये सोचकर देखो कि वो साबुन की टिकिया क्यों उठाती है। क्यों? ताकि वो साफ़ सुथरी रहे, वो अपने चेहरे को, अपने हाथ पाँवों को, अपनी देह को साफ़ सुथरा रख सके। मांग भी तो सकती है, मांग कर ले जा सकती है। मांगना शायद उसे अपमानजनक लगता होगा, इसलिए नहीं मांगती होगी। अच्छा, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। साबुन की टिकिया पर मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बहस पर बहस, देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, पूंजीवाद से लेकर समाजवाद तक, सिद्धांतों और आदर्शों के बीच झमाझम बारिश सी करती बहस अब उनके अपने जीवन पर आकर ठहर गई थी। गोमती तुम्हारे लिए किसी हीरोइन से कम नहीं है। शायद वो भी हीरोइन बन जाती, मॉडल बन जाती, टीचर बन जाती, पुलिस में चली जाती, तो तुम उसको अपने घर में क्यों नहीं रख लेती हो? क्योंकि वो किसी के घर में नहीं रहना चाहती है। खाना तो बना सकती है। पूछ कर देखते हैं, तुम्हारी माँ ही सबसे पहले विरोध करेगी। नहीं, रहने दो, अभी तो साबुन ही चुराती है, बाद में पता नहीं। प्लीज़ बार बार ऐसा मत कहो, हमने कितने बड़े इल्ज़ाम लगा दिए उस पर। उसका गला रुंध गया। अरे गोमती के लिए इतनी इमोशनल हो रही हो? गोमती केवल एक औरत नहीं है, वो एक वर्ग है, एक समुदाय है, एक प्रतीक है शोषण का। मैं उसका अपमान सहन नहीं कर सकती। कहकर वो उठकर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं, एक अजीब सा दर्द उसके भीतर रेंग रहा था। गोमती का आंसुओं से भीगा चेहरा, उसकी काजल भरी आँखें, उसके मुस्कुराते होंठ। नहीं, वो गोमती का अपमान नहीं होने देगी, उसके चोर होने की छवि को बदल देगी। उसने अपनी अलमारी में से कई साबुन निकाले और बाथरूम की अलमारियों में ले जाकर रख दिए। वो आधी बची साबुन की टिकिया को यूं रख रही थी मानो उसको फेंकना हो। फेंकने और उठाने में कोई अंतर न दिखे। और कई कई दिन बाद, कई हफ्ते बाद भी साबुन की टिकिया यूं ही पड़ी रही। उसके मन में रह रहकर दर्द की, आत्मग्लानि की लहर सी उठ रही थी कि क्या गोमती ने उनकी बातों को,
उनकी बहस को सुन लिया था, या अब उसको साबुन की टिकिया की औकात समझ में आ गई थी? अभी जो कहानी आपने सुनी उसको लिखा था प्रसिद्ध लेखिका उर्मिला शिरीष जी ने, और स्वर से सजाया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।